हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि यह हमारी अब न्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है हमारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण और दूसरा है ऐतिहासिक अवलोकन। अभी जो हमारा चल रहा है वो फर्स्ट सेक्शन चल रहा है। फर्स्ट सेक्शन में हमने पहला चैप्टर डिस्कस कर लिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन। आज से हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर, तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये डिस्कशन। हमारा जो आज का जो दूसरा चैप्टर रहने वाला है उसमें हम टोटल 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा होगा एशियन रिलेस्टिक, तीसरा होगा हमारा यानी कि पूर्ण जागरण काल के यथार्थवाद मैकी लावेली, और चौथा होगा हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद और थॉमस हॉब्स के बारे में कि उनके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या क्या रियलिस्टिक यानी वो रियलिज्म यानी यथार्थवाद के बारे में क्या क्या अपनी सिद्धांत छोड़ी दिया है। चौथा जो होगा हमारा पांचवा जो होगा हमारा वो होगा 20वीं सदी का शास्त्रीय यानी यथार्थवाद, और जो छठा होगा हमारा वो होगा यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद का अध्ययन, और जो हमारा 7वां टॉपिक होगा वो होगा आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद यानी कि ऑफेंस एंड डिफेंसिव रियलिज्म। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि रियलिज्म यानी यथार्थवाद कहते किसे हैं, और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एशियन रियलिस्टिक। और दूसरा पार्ट जो होगा इस वीडियो में उसमें भी हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम ये अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं यानी कि रियलिज्म यानी यथार्थवाद कहते किसे हैं। यानी कि जो यथार्थवाद है हमारा रियलिज्म है वो क्या है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको समझने में क्या है, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस है यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। जो इंटरनेशनल व्यवहार है यानी कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है उसको समझने का एक सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है, हमारा रियलिज्म। यानी कि आज के टाइम पे किस कंट्री का रिलेशन किस तरीके से है, कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ कैसा बिहेव में रखती है, तो उसका जो सबसे एक बेस्ट सोर्सेस है उसको किसे माना जाता है, तो एक रियलिज्म को यानी कि एक यथार्थवाद को माना जाता है। जो हमारा रियलिज्म है वो क्या है, राष्ट्रों के बीच संबंध पर क्या देता है, एक जोड़ देता है जैसे वे रहे थे और जैसा कि वह है। यह आदर्श दुनिया से संबंधित नहीं है। आदर्श दुनिया का मतलब है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पे क्या हो कि पूरी तरीके से शांति रहे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट करे, शांति से रहे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट देखने को ना मिले। एक आदर्श दुनिया का मतलब यहाँ से है। लेकिन जो हमारा रियलिज्म है यथार्थवाद है, जबकि वो ऐसी किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। यहाँ मानव व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या करता है। यानी कि जो हमारा रियलिज्म है यानी यथार्थवाद है वो क्या है, तो मानव का कैसा बिहेवियर है वो कहाँ पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। व्यक्ति अनिवार्य रूप से क्या है, स्वार्थी होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक आदमी हो कंट्री टू कंट्री हो, या हम जहाँ तक कि अपने नेबर से भी जो रिलेशन बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग ही क्या है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी कंट्री टू कंट्री रिलेशन जो बनाता है तो सबसे पहले उसमें क्या देखता है, अपना एक इंटरेस्ट देखता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ को लेकर के। आज के टाइम अगर हम बहुत सी कंट्री के साथ देखते हैं हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बहुत सी कंट्री के साथ ख़राब हैं। ख़राब होने का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है तो मतलब हमारा इंटरेस्ट है उसमें, और उस कंट्री का भी इंटरेस्ट हमारे साथ है, इसलिए हमारा रिलेशन उसमें अच्छा है। आगे अगर हम देखें तो वे अपने हितों की सेवा और दूसरों पर हावी करने की शक्ति चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो क्या है कि वो अपनी इंटरेस्ट तो देखते ही देखते हैं, साथ में वो क्या देखते हैं, वे अपनी फेवर यानी कि वे अपनी सर्विसेज भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दूसरों पे हमेशा क्या रहे, भारी रहे। तो ये है हमारा यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। अगर हम मार्गेंथो के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने आज से 20वीं शताब्दी में ये लिखा था कि जो शक्ति है अन्य पुरुषों के दिमाग और कार्य पुरुषों पर नियंत्रण चाहता है। मार्गेंथो के अकॉर्डिंग जो है वो यथार्थवाद क्या है, तो यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि क्या है, एक पुरुष
पुरुष जो है यानी कि आदमी जो है वो क्या करता है, अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग पर क्या करता है, नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। अगर हम अपने कॉलोनिज्म टाइम की बात करें, जब इंडिया क्या था, ब्रिटिश का गुलाम था, तो वहाँ पे हमें ये सेम यही कंडीशन देखने को मिलती है। कैसे, तो हमारी कंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो क्या करता था, एक बाहरी कंट्री डिसाइड करती थी। तो वही है हमारा क्या, तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, जो मार्गेंथो के अकॉर्डिंग वो समझाना चाहता है। और अलग अलग हितों वाले और सत्ता हासिल करने की मांग करने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या रहता है, हमेशा संघर्ष बना रहता है। उदाहरण के टाइम पे जो अभी हम देखें, आज के टाइम पे भी यूएसए और रसिया में क्या है, एक तरीके का संघर्ष बना हुआ है। वो क्यों, क्योंकि वो अपने हित यानी कि वो अपने फेवर, अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो एक दूसरे को संघर्ष के रूप में बताना चाहते हैं कि आज यूएसए ज़्यादा शक्ति है या रसिया। तो मार्गेंथो के अकॉर्डिंग उन्होंने यही कहा है कि जो भी सत्ता हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जो भी अपना विश्व लेवल पे या वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, उनमें हमेशा क्या रहता है, संघर्ष देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे हमें रसिया और यूएसए के बीच में संघर्ष देखने को मिला था, आज भी कई कंट्रियों में जैसे कि आज रसिया हट करके यूएसए किसके साथ संघर्ष कर रहा है, तो चाइना के साथ। क्यों, क्योंकि यूएसए को लग रहा है कि आने वाले टाइम पे क्या रहेगा कि तो चाइना की पावरफुल चाइना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उसमें क्या है, जो यूएसए के हाथ में जो भी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री होने का जो किताब है वो उसके हाथ से चला जाएगा। तो उसी के बीच में फिर भी क्या है, तो उन दोनों कंट्री के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, तो संघर्ष देखने को मिलता है। जबकि मार्गेंथो के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि जो यथार्थवाद है वो क्या है, शक्तियों के लिए एक संघर्ष है। आगे हम देखें तो जो यथार्थवाद या जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से क्या है, रूप में सदियों से क्या हुआ, डेवलप होता रहा है। ये जो हमें यथार्थवाद आज देखने को मिल रहा है, ये यथार्थवाद आज नहीं, मतलब हमें एशियन टाइम से भी ये क्या है, डेवलप होते हुए आ रहा है। जिसमें हम क्या करेंगे, जो भारतीय विद्वान हैं, जैसे हम कौटिल्य की थ्योरी को, जो चीनी राजनीतिकरण है सन त्जो, और ग्रीक विद्वान यानी कि थयूसिडाइस के सिद्धांत को हम देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग जो यथार्थवादी यानी रियलिज्म है वो क्या है, और इन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। बहुत दिनों के बाद अगर हम बात करें तो जो इटालियन स्कॉलर्स थे, निकोलो मैकियावेली और जो इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉबिस है, ने भी यथार्थवाद में यानी कि रिलीजन के डेवलपमेंट में क्या किया, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनके विचार के अकॉर्डिंग हम माने तो जो यथार्थवाद शास्त्री यह कहा जाता है कि जो हालांकि जो मार्गेंथो को अप्रमुख मतलब शास्त्रीय यथार्थवाद माना जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे इटालियन स्कॉलर निकोलो मैकियावेली और जो इंग्लिश फिलोसोफर है थॉमस हॉबिस के अकॉर्डिंग क्या है, जो यथार्थ मतलब इन्होंने जो यथार्थवाद में जो अपने विकास में योगदान दिया है, और उनके विचार से क्या है जो शास्त्रीय यथार्थवाद कहा जाता है। और अगर हम अभी के टाइम पे बात करें तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मार्गेंथो है वो क्या है, इस शास्त्रीय यथार्थवाद की क्या है, अब प्रमुख उन्हें माना, यानी कि उन्हें सबसे प्रमुख माना जाता है। अगर हम बात करें कि जो हालांकि जो रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसेन यानी कि 1999 और ऐसे जो अन्य जो विद्वान थे, इनके जैसे जो अन्य फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा है उनके अनुसार क्या है, तो जो मार्गेंथो के सिद्धांत को नवशास्त्रीय यथार्थवाद के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जो अब हम जैसे कि बात करें, लेकिन जो मार्गेंथो यथार्थवाद के व्यवस्थित परोपकार थे। हालांकि जो ब्रिटिश प्रोफेसर H.E. केयर, जिन्होंने क्या किया था, द 20 ईयर्स क्राइसिस में लिखा है कि उनके आधार पर क्या है, उन्होंने क्या किया, जो कहने का मतलब है कि जो हमारे जो राइटर हैं कौन से, जो ब्रिटिश प्रोफेसर H. केयर है, उन्होंने द 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा है। उसमें क्या है कि जो
मार्गेंथु को जो यथार्थवाद सिद्धांत दिया है तो उनका इसने क्या किया था, एक बेस तैयार करके दिया था। मतलब यहाँ पे है कि जो इंग्लिश जो ब्रिटिश है यानी कि ब्रिटिश प्रोफेसर E.H. कार के द्वारा जो 20 ईयर्स क्राइसिस लिखी गई थी बुक, तो वो बुक क्या है, तो मार्गेंथु के रियलिज्म का एक बेस स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हुआ था। यानी कि जो मार्गेंथु ने अपना यथार्थवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसके बेस पे दिया था, तो जो ब्रिटिश प्रोफेसर E.H. कार था उन्हीं के जो द्वारा लिखी गई बुक था द 20 ईयर्स क्राइसिस, उसी के बेस पे दिया गया था। केर ने तानाशाह के मंसूबों को हराने में विफल रहने के लिए क्या किया था, ब्रिटिश और फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक देशों की आलोचना की थी उनके, और फिर उन्होंने दुनिया का सत्ता को वास्तविकताओं को पहचानने में विफल रहने के लिए क्या किया था, लोकतांत्रिक देशों को ही मतलब दोषी ठहराया गया था। केर के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने उसको क्या किया था, दो पार्ट में इसको डिवाइडेड कर रखा था, जिसमें से जो हमारा यूटोपियन या आदर्शवादी और यथार्थवादी, यानी कि जो केर हैं उन्होंने क्या कर रखा था, इंटरनेशनल रिलेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में, यानी कि पहला है आदर्शवाद, दूसरा है यथार्थवाद। उन्होंने यूटोपियन को प्रभुत्व और उदारवाद के आदर्शवादी बच्चे के रूप में वर्णित किया है। जो हमारे केयर हैं उन्होंने जो यूटोपियन है उसको दो चाइल्ड के रूप में, यानी कि यूटोपियन के दो चाइल्ड के रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो किस किस के रूप में, पहला था हमारा लिबरलिज्म यानी कि आदर्शवादी, और उदारवादी के रूप में उसे एक्सप्लेन कर रखा है। उदारवादी का विचार था, यानी कि अगर हम उदारवादियों के अकॉर्डिंग माने तो उनका विचार था कि कारण और राजनीतिक शांति के प्रति राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना कर सकते हैं, और जबकि विल्सन और लीग ऑफ नेशन को यूटोपियन के प्रमुख उदाहरण के रूप में उनके द्वारा दिया गया था। यानी कि जो उदारवादियों हैं उनका कहना ये था कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं हम, नैतिकता और शांति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर को हम तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में किसको देखा था, तो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया था लीग ऑफ नेशन का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। अगर हम आगे की बात करें, केयर जो खुद एक यथार्थवादी थे, उन्होंने यथार्थवादियों को निराशावादी या अंधेरे के बच्चे के रूप में क्या किया, एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो यथार्थवादी हैं वो एक निराशावादी विचारधारा है और ऐसे बच्चे हैं जो कि वो अंधेरे में है, उस टाइप में उनको द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया, जो कि शक्ति और राष्ट्र हित पर जोर देते हैं। सत्ता पर यानी कि सत्ता पर जो केयर हैं उनके द्वारा ये विचार रखा गया है, उनके द्वारा इस विचार पर अपनी ये टिप्पणी की गई है कि जो माइकल जी रॉस जो हमारे यहाँ पे जो माइकल जी रॉस्किन और निकोलस ओ बेरी ने लिखा है कि यह जरूरी नहीं है कि सत्ता युद्ध का ही मतलब है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि यह कंपलसरी नहीं है कि जो हम सत्ता है उसे हम युद्ध से ही कंपेयर करें या कि हम उसे सिर्फ युद्ध ही माने, क्योंकि अगर राजनेता चतुर यानी कि जो भी लीडर्स है वो इंटेलिजेंट और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से और सैन्य दोनों से वो क्या है, शक्ति के रूप में है, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो कानून को लागू करने के लिए इच्छुक है, तो वो हमलावरों को वापस पीछे कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो माइकल जी रॉस्किन और जो निकोलस ओ बेरी के द्वारा ये कहा गया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जब हम बात करें सत्ता की तो वो सिर्फ युद्ध ही हो। यदि अगर कोई लीडर्स इंटेलिजेंट है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी सेना भी मजबूत है और वो कानून को लागू कराने में अगर सक्षम है, तो वो जितने भी युद्ध करता है, जितने भी जो लोग युद्ध यानी लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं या लड़ाई करना चाहते हैं, तो उनकी सेना को वो क्या कर सकते हैं, पीछे की ओर कर ले जा सकते हैं। यथार्थवाद के अगर हम यथार्थवादियों के रियलिज्म के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक के अकॉर्डिंग मान लें तो दुनिया एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे दुनिया एक खतरनाक और एक असुरक्षित मतलब अनसिक्योरिटी असुरक्षित जगह है, जहाँ हिंसा खेदजनक है,
फिर भी अपरिहार्य जो जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन है यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो परस्पर विरोधी प्रकृति के बारे में अपने लेख में यथार्थवादियों को राष्ट्र राज्य की केंद्रीयता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कहने का मतलब है कि अगर हम रियलिस्टिक के अकॉर्डिंग माने तो दुनिया एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और असुरक्षित है। उन्होंने अपनी किताब में यानी कि उनके यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग यथार्थवादी जो है वो राष्ट्रीय राज्य की केंद्रता को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, इसे सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। यथार्थवादी किस हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निराशवादी में एकजुट है, राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू स्कॉट बुर्चिल के द्वारा जो लिखी गई है के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद यानी कि इंटरनेशनल रियलिज्म जो लिखा गया है, राज्यों के बीच में क्या है, एक संघर्ष, संदेह और प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यथार्थवाद एक निराशावादी सैद्धांतिक परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना में मौलिक परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है। अगर हम स्कॉट बुर्चिल के द्वारा जो किताब लिखी गई है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटरनेशनल प्रणाली है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो संरचना में मौलिक परिवर्तन की संभावना कभी भी नहीं रही है, भले ही उनकी आवश्यकता हो या ना हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की स्पष्ट अपरिवर्तनीयता का अर्थ है कि वह घरेलू उदारवादी आदेशों के समान नहीं होगी, चाहे वह एनालॉग कितना भी वांछनीय क्यों ना हो। यहाँ तर्क दिया जाता है कि यथार्थवादियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक पुराणवृत्त और दोहराव की दुनिया है और वह सुधार या अमूल चूक परिवर्तन की है। इसलिए जो यथार्थवाद विचार का एक यानी कि कहने का मतलब है यथार्थवाद विचार एक ऐसा स्कूल है जो कि शक्ति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करता है। रियलिज्म हमारा एक ऐसा स्कूल है जहाँ जिसका यह विचारधारा है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो उन्हीं के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति सत्ता के प्रयोग को अक्सर वास्तविक राजनीति या सिर्फ सत्ता की राजनीति कहा जाता है। यथार्थवाद एक उदार परंपरा की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ है जिसे यथार्थवादी आदर्शवाद कहते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू यथार्थवादियों की माने तो उनका कहना है कि यथार्थवाद एक ऐसा उदार परंपरा की प्रतिक्रिया है, मतलब उदारवाद एक परंपरा की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, डेवलप हुआ है, जिसे वे क्या कहते हैं, वो एक सबसे आदर्शवाद मानते हैं। हालांकि आदर्शवादी या उदारवादी अपने दृष्टिकोण को अवास्तविक नहीं मानते हैं। यानी कि आदर्शवाद सत्ता के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जोर देते हैं जिससे कि क्या कर सके, दुनिया पर विश्व स्तर पर शांति को कायम कर सके। अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये आदर्शवादी सोचते हैं कि मानव का स्वभाव मूल रूप से क्या है, अच्छा है। उनका सुझाव है कि अच्छी आदतें, शिक्षा और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मानव स्वभाव शांतिपूर्ण और सहयोगकारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आधार माना जा सकता है। आदर्शवाद का मानना यह है कि आदर्शवाद का जो मानना है वो ये है कि अच्छी आदतें, शिक्षा के द्वारा और नैतिकता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जो मानव का जो स्वभाव है वो कैसा है, तो वो शांतिपूर्ण है। जबकि जो यथार्थवाद शास्त्रीय काल और जो 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद और फिर शांति युद्ध के दौरान यथार्थवाद की प्रतिक्रियाओं के रूप से उभर कर आया है। यथार्थवाद अपना तर्क देता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण करता है। यानी कि जो यथार्थवाद रियलिस्टिक है वो अपने पक्ष में यह तर्क देता है कि जितने भी जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टर्स है वो कौन है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टर्स है तो वो कौन है, वो स्टेट है। वे अन्य सभी अभिनेताओं को बाहर कर देंगे।
राज्य की सुरक्षा सरकार के कार्यों के लिए क्या होता है, एक प्राथमिक प्रेरणा है। एक असुरक्षित राज्य निश्चित रूप से क्या है, आक्रमणकर्ताओं और यहाँ तक कि आत्मसत्ता का शिकार हो जाएगा। यानी कि यथार्थवाद के अकॉर्डिंग कहने, वो अपने तर्क में ये कहता है कि जो भी ऐसा देश है जो कि असुरक्षित है और क्या है, जो असुरक्षित है वो क्या होगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जो भी देश उस पर आक्रमण करेगा यानी कि जो अटैक करेगा तो उसकी सत्ता क्या होगी, उस अटैक करने वाली कंट्री के हाथ में चली जाएगी। जिसमें यथार्थवाद ये कहता है कि यथार्थवाद को एक भ्रामक और अपरिवर्तनीय सिद्धांत के रूप में वर्णन किया गया है। हालांकि इसकी धारणाओं और निष्कर्ष दोनों में क्या है, निराशावादी है। 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स के सिद्धांत में निराशावादी सबसे अच्छा परिलक्षित हुआ है। वह राज्य द्वारा शक्ति और सुरक्षा के बीच खोज के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार आक्रामकता यानी कि ऐसा देश जो क्या करता है, दूसरी कंट्री पर आक्रमण कर देता हो कि निरंतर भय और उसे रोकने की आवश्यकता के कारण जीवन क्या हो जाता है, बुरा, क्रूर और छोटा हो जाता है। अब बात करते हैं हम एशियंट रियलिस्टिक यानी कि प्राचीन काल में यथार्थवादी किस तरीके से थे, यानी कि उनका विकास किस तरीके से हुआ। प्राचीन काल में यथार्थवाद के विकास के कई विद्वान और राजनेताओं ने अपना योगदान दिया था, जिसमें से हम कौटिल्य यानी कि जिसे हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत से हैं, सन त्सुओ और यूथिसाइडिस शामिल हैं। एशियंट हिस्ट्री में हम इसमें 3 ऐसे स्कॉलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसने क्या किया था कि प्राचीन काल में यथार्थवाद को विकसित करने में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जिसमें से पहला है हमारा कौटिल्य, दूसरा है हमारा सन त्सुओ और तीसरा है थयूसिडाइसिस। पहले हम बात करते हैं किसके, कौटिल्य के बारे में। प्राचीन भारतीय विद्वान राजनीतिक कौटिल्य ने सत्ता को अपने सैद्धांतिक ढांचे का केंद्र बिंदु बनाकर यथार्थवाद की उत्पत्ति में अपना क्या किया था, तो योगदान दिया था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य लिखते हैं कि संभवतः राज्य कला के नियमों को तैयार करने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया गया है। उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित कर रखा था। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू कौटिल्य माने तो जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्होंने इसके लिए किसको, तो शक्ति की अवधारणा पर उसको ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि अगर हमें कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे नियमों के जटिल सेट का विकास हुआ, जिसे एक विजेता अपने डोमेन को बनाए रख सकेंगे और उसका विस्तार कर सकेंगे। प्रसार, जासूसी और हत्याओं को घर पर नियंत्रण और विदेश में तोड़फोड़ की निर्धारित तकनीक कहा जाता है। यह विचार निंदक लग सकते हैं, लेकिन जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे यथार्थ यानी कौटिल्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यथार्थवाद को जो विकसित किया गया था उनके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे कि प्रसार, जासूसी यानी कि अपना प्रसार प्रचार करना, दूसरे पड़ोसियों पर मतलब पड़ोसियों की सारी डिटेल रखना, जासूसी के तौर पे हत्या करना या घर पर नियंत्रण, और विदेश में तोड़फोड़ की जो ये निर्धारित टेक्निक है वो बेशक निंदक हमें ये देखने को सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन कौटिल्य का तर्क होगा कि यानी कि कौटिल्य ने अपना ये तर्क देते हुए कहा था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनियंत्रित अराजकता की वास्तविकता को लेकर स्वीकार कर रखा है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि यदि हम अपने आप को शक्तिशाली बना कर रखना चाहते हैं तो और अपने हमारे जो पड़ोसी राज्य के देश हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपनी शक्तियों का प्रसार प्रचार कर सकते हैं, उस पर जासूसी लगा करके उसकी सारी जानकारी हम अपने पास रख सकते हैं,
अगर ज़रूरत पड़े तो हम हत्या के यानी कि युद्ध करके या फिर यहाँ वो उनके इधर उनके इलाके के घरों पर नियंत्रण करके या उनके यहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्चस्व वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो ये कौटिल्य के द्वारा ये तर्क दिया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यानी कि उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, अनियंत्रित अराजकता की आवश्यकता को केवल स्वीकार उनके द्वारा किया गया। कौटिल्य ने 3 तत्वों से प्राप्त शक्ति को परिभाषित किया, यानी कौटिल्य ने 3 तरीके की शक्ति को क्या किया, डिफाइन कर रखा है, जिसमें से पहला है ज्ञान, दूसरा है सैन्य शक्ति और तीसरा है दृढ़ता। अगर वही हम मार्गेंथु की बात करें तो मार्गेंथु जिन्होंने कोलंबस और वेल्फो द्वारा कौटिल्य के अर्थ यथार्थवादी वंशज के रूप में वर्णित किया गया है। ये नैतिकता से पूरी तरीके से क्या है, तलाकशुदा शक्ति की अवधारणा विकसित की है। ऐसी शक्ति मार्गेंथु के शास्त्रीय यथार्थवाद का केंद्र बिंदु बन के रहा है। अब बात करते हैं हम चीनी स्कॉलर्स सन त्सू के बारे में। जो चीनी राजनीतिकार यथार्थवादी सन त्सू को लगभग 2000 साल पहले आदर्शवादी मोदी के समय में रहते थे, ने राज्य के शासकों को यह सलाह दी थी कि ऐसे युग में कैसे बचे रहें जब युद्ध सत्ता का एक व्यवस्थित साधन बन गया हो। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारे सन त्सू हैं वो आज से मतलब लगभग 2000 साल पहले आदर्शवादी मोदी के समय में वो रहा करते थे। उन्होंने अपने शासकों को ये सलाह दी थी कि जब सामने वाला जो है सत्ता के लिए आक्रमण कर दे तो उस समय हम कैसे बच के रह सकते हैं या कैसे बचे। सन त्सू ने तर्क दिया था कि नैतिक तर्क उन राज्यों के शासकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है जिनका सामना सशस्त्र और खतरनाक पड़ोसियों से हुआ हो। उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि वे राज्यों के लिए नैतिकता यानी कि शांतिपूर्ण विचारधारा वो मायने नहीं रखती हैं जो ऐसे राज्यों से घिरा हुआ हो जिसके चारों ओर क्या हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हो और उस पर आक्रमण करने को तैयार बैठा हो, तो वहाँ उस राज्य को नैतिकता उसके लिए उतनी उपयोगी नहीं होगी। उन्होंने शासकों को दिखाया था कि कैसे सत्ता का उपयोग आगे बढ़ने और अपने हित की रक्षा करने और जीवित रहने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो सन त्सू ने जो यथार्थवाद को जो सिद्धांत दिया था उन्होंने इस बात को लेकर के दिया था कि आप ऐसे जगह पे कभी भी जिंदा या अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते जहाँ पे आपके जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सशस्त्र यानी शक्तिशाली हो और वो आप पर आक्रमण करने को तैयार बैठे हो, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे नैतिकता उतनी काम नहीं आएगी। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने वहाँ पे यथार्थवाद को एक्सप्लेन यानी अपनी वहाँ पे सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं हम थ्यूसाइडिसिस के बारे में। तो ये मतलब यूनानी के ये प्रसिद्ध स्कॉलर्स थे जो कि ग्रीक शहर राज्यों एक साथ हेल्स के रूप में जाने जाते हैं और हेल्सस और गैर यूनानी साम्राज्यों जैसे कि फारस और मेकाडामिया के बीच अपरिहार्य प्रतियोगिताओं और संघर्ष को देखने को हमें मिलता है। ना तो यूनानी शहर राज्य और ना ही उनके पड़ोसी किसी भी मायने में समान थे। यह असमानता स्वाभाविक और अपरिहार्य थी। अरस्तु ने कहा, अगर हम अरस्तु के अकॉर्डिंग माने तो अरस्तु के अकॉर्डिंग क्या है, तो मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है जो कि सत्ता के लिए क्या करता है, हमेशा दूसरों पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जो यथूसीडाइस के अनुसार हम बात करें तो राजनीतिक जानवर अपनी शक्ति में अत्यधिक असामान्य है और वे उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अगर राज्य ऐसा करता है तो वे बच जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मतलब जो हमारे यूसीडाइसिस थे उन्होंने
अरस्तु की जो ये विचारधारा है कि मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, उसी की विचारधारा पर उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक जानवर अपनी शक्ति में अत्यधिक असमानता है और वे उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अगर फिर वही कहता है कि जैसे कि मनुष्य क्या करता है कि एक राजनीतिक जानवर है जो कि सत्ता के लिए दूसरों पर आक्रमण कर देता है, ऐसा ही अगर एक देश यानी कि एक राज्य करता है तो हमेशा एक ऐसे देश से बच जाएगा जो उस पर आक्रमण करने को हमेशा तैयार रहता है या उस बैठा रहता है। लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहा तो वह देश क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ये वाला चीज अगर हम उदाहरण आज के टाइम में लाइव एग्जाम्पल देखें तो जो आज के टाइम पे जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है तो उससे हम इसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है। अगर यूक्रेन विफल होता है अगर वो यूक्रेन यानी कि मान लीजिए रसिया पूरी तरीके से विफल होता है यूक्रेन पर कब्जा करने से, तो रसिया क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और वो अगर सफल होता है तो रसिया का कब्जा हो जाएगा किस पर, तो यूक्रेन पर। अगर वही चीज अगर मान लीजिए कि अगर यूक्रेन ही पहले रसिया पर अटैक कर देता तो काफी हद तक ये चांसेस रहता कि जैसे कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से रसिया ने पहले यूक्रेन पर अटैक किया, अगर रसिया ने पहले अटैक करके अगर यूक्रेन अटैक कर देता तो शायद हो सकता था कि वो इस तरीके से बच जाए कि रसिया उस पर दोबारा अटैक ना करता। तो वही चीज यहाँ पे क्या था, तो यूसी डाइसेस यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि यदि कोई राज्य अपनी सत्ता के लिए सामने वाले पर आक्रमण कर दे तो वो इस तरीके से बच सकता है। यदि वो इस कार्य को करने में विफल रहा तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सीधी यही समझिए कि अगर रसिया आज फेल हो जाता है यूक्रेन पर अपना कब्जा करने के लिए तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। जो अब बात करते हैं जो पेलोपोनेशियन युद्धक यानी कि जो 437 से 404 ईसा पूर्व के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में यूथाइसिस ने अपने यथार्थवादी दर्शनों को एथेंस के नेताओं के मुंह पे ताला लगा दिया था, किसमें एक महान शक्ति दोनों के बीच में संघर्ष दौरान एक छोटी सी शक्ति सम्मेलन में नेताओं के बातचीत में। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जब जो हमारे थायूसी डाइस हैं उन्होंने ऐसे कई विद्वानों के मुंह पे ताला लगा दिया था जो किसके दम पे, तो ये जो हमारे पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था जो कि काफ़ी फेमस युद्ध था कब, तो जो 437 से 404 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो उसके अध्ययन में उन्होंने क्या किया था, इसके अध्ययन का जो डिबेट चल रहा था उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, जो हमारे थायूसी डाइस थे उन्होंने काफ़ी विद्वानों की बोलती बंद कर दी थी इस डिबेट में। तो कैसे वो इस प्रकार से जो थायूसी डाइसिस ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में न्याय का विशेष अर्थ होता है। यह सभी के साथ समान व्यवहार के बारे में नहीं सोचते हैं, यह सब अपनी जगह जानने के बारे में है, असमान शक्ति की वास्तविकता के अनुमूल होने के बारे में है। अब जो हमारे आगे है वो ये जो थायूसी डाइस ने आगे कहा है कि कोई भी यह निर्णय लेने से पहले निर्णय लेने वाले को संभावित परिणामों के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए, दोनों बुरे और साथ ही अच्छे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे थायूसी डाइस ने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री आगे कुछ भी निर्णय लेता है तो पहले वो ये सोच ले कि मतलब अच्छा और बुरा दोनों सोच करके कोई भी निर्णय ले। जैसे कि आज क्या है कि अगर पाकिस्तान कोई कुछ भी निर्णय लेता है कि वो यूएसए के फेवर में जाके स्पीच देगा या रसिया या चाइना के, तो उसे ये दोनों चीज़ सोचना पड़ेगा कि वो उसके बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे और निगेटिव प्रभाव क्या पड़ेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान
रसिया का सपोर्ट करता है, रसिया यूक्रेन के वॉर के में, तो उस पर उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एग्जांपल है कि यथुसिडाइस के अनुसार उन्होंने यही कहा है कि आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी कंट्री रिलेशन बनाती है और जो भी निर्णय लेती है कि किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखेगी, किसके अगेंस्ट में रहेगी, किसके फेवर में रहेगी, या कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में कैसी कार्रवाई रहेगी, तो वो उसमें क्या है, दोनों पहलू हमें अच्छे और बुरे दोनों ही हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है, तब जाके वो कोई भी निर्णय ले। उन्होंने बड़ी असमानता, प्रतिबंधित विदेश नीति विकल्पों और हमेशा मौजूद खतरों और अवसरों की दुनिया में विदेश नीति के संचालन में सावधानी और विवेक की नैतिकता पर जोर दिया है। यानी कि हमारे जो स्कॉलर हैं या मतलब थायूसिडाइसिस, उन्होंने कहा है कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बड़ी असमानता, प्रतिबंधित विदेश नीति विकल्प और हमेशा मौजूदा जो खतरों हैं और अवसरों की जो दुनिया में विदेश नीति के संचालन के साधनों और विवेक की नैतिकता पर भी उन्होंने हमेशा सबसे ज़्यादा क्या दे रखा है, तो जोर दिया है। इस प्रकार दूरदर्शिता, विवेक, सावधानी और निर्णय शास्त्री यथार्थवाद की संभावना की क्या है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। थायूसिडाइसिस अधिकांश अन्य यथार्थवादियों की तरह निजी नैतिकता और न्याय के सिद्धांत के बीच में अंतर करने में क्या रहे हैं, विफल रहे हैं। यदि हम यथार्थवादियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की जो वास्तविकता समझे, तो वो क्या है, हर स्टेट के लिए रिलेशन क्या है, वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राजनीतिकता है, जिसमें वे जिनके पास सत्ता की राजनीति के सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार काम करने के अलावा वे वास्तविक विकल्प नहीं रह जाता है, वह वास्तविक विकल्प नहीं है, जिसमें सुरक्षा और वास्तविक प्राथमिकता मूल रूप से है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री जब किसी कंट्री से रिलेशन बनाती है, वो सबसे पहले क्या देखती है, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व को देखती है। उसमें सबसे पहले क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी और अपने अस्तित्व को ही वो प्राथमिकता देती है। और जब लास्ट सोर्स सिर्फ युद्ध करना रह जाता है, यानी कि सिर्फ जब युद्ध अंतिम माध्यम बच जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि जब सिर्फ युद्ध ही एक अंतिम माध्यम बन जाता है, तो उसमें क्या है, तो कोई भी कंट्री सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की प्राथमिकता को मूल वो देता है। थायूसिडाइस ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो मजबूत वही करते हैं जो उनके पास होता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, तो कोई भी कंट्री उसी रिलेशन को मजबूत करता है जो ऑलरेडी से वो रिलेशन उनका मजबूत होता है, और कमज़ोर लोग जो स्वीकार करते हैं वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि जो कमज़ोरी, उन्होंने आगे कहा है कि जो चीज़ कमज़ोरी है उसे वो क्या करते हैं, स्वीकार उसे आसानी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें से हमने क्या किया, तो एशियंट रियलिस्टिक यानी कि प्राचीन यथार्थवादी और यथार्थवाद का इंट्रोडक्शन समझा, जिसमें जो कि आज हमारा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम पूर्ण जागरण काल की यथार्थवादी मैकियावेली और शास्त्रीय यथार्थवाद और थॉमस हॉबेस के इस सिद्धांत को जानेंगे कि उन्होंने यथार्थवाद को लेकर के अपनी क्या विचारधारा रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन और एशियंट रियलिस्टिक टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।